अध्यात्म पक्ष को इस तरीके से फैलाने का काम जिसने ग्रामोफोन का शोध किया, उसने अपने ग्रामोफोन के माध्यम से उसको फैलाया भी। क्या बात। दूसरी चीजें तो चलती भी थी, पर साथ साथ में ये भी चलता था। और ये बड़ा मतलब अच्छा वो है पॉजिटिव कि थॉमस ने ये काम किया। वैसे तो ये ईसाईत्व का और कन्फ्यूशियस और ग्रीक कल्चर, उनमें से कुछ पॉइंट्स उठाकर उनको जोड़ने की कोशिश कर रही थी, प्रवचन देती थी। पर किसी ने बताया कि भारत में सबसे अधिक अध्यात्म है, तो इस आकर्षण से वो भारत आई। अच्छा। और इसने मुंबई, ऐसे लोग भी थे जो भारत के बारे में ऐसा भी सोचते थे। हाँ सोचते थे। परसेंटेज कम होगी बहुत, बिल्कुल, आप नगण्य गिने होगा। चुने लोग थे। ऐसा बोलना चाहिए कि भारत जैसा देश कोई नहीं है। इसीलिए जो मैं काम करना चाहती हूँ वो यहाँ से उस काम के ऊर्जा देने का स्रोत रहेगा। क्या एनर्जी उस काम को यहाँ से मिलेगी। सर्वोच्च मान लिया, सर्वोच्च मान लिया। पर चली गई फिर दोबारा, फिर 4 बार कहते हैं ये आई है यहाँ। मैं तो ये बात सोचता हूँ कि जब शोपेनहावर जैसे लोग यहाँ से उपनिषदों का अर्थ ट्रांसलेशन करके जर्मन में, पहले उर्दू में, फारसी में, उसका फिर जर्मन में, और फिर अंग्रेज उसमें क्या नाम उसका इंग्लिश में, और उसको पढ़कर वो नाच रहे हैं, तो जिनके पास इतनी बड़ी धरोहर है, क्या वो देश केवल मंदारियों का है? ये सारे का सारा ना कॉन्सेप्ट, ये नैरेटिव घड़ा हुआ था ताकि नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला। हमारे साथ हैं अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। अरुण प्राचर जी, आपकी कई बातें ना मन में बड़े कई तरह के संदेह पैदा करती हैं, विचारों को द्वेलित करती हैं। आपने उपनिषदों की चर्चा करते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की। जी। तो ये सोसाइटी का उपनिषद, इधर ये क्या इसकी रचना, क्या मूल उद्देश्य थे, ये असल में ना किसने बनाई, क्या हाँ जी किस उद्देश्य को लेके बनती है? क्या इसमें और भी कोई सोसाइटी ऐसी है? हाँ, नहीं, असल में ना ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मैं जिक्र कर रहा था, वो इसलिए कि वो जो दौर था ना, ये स्वतंत्रता से पूर्व की बातें हैं, ये पूरा ब्रिटिश काल था। और इधर कुछ ऐसी भी संस्थाएं थी, जैसे अपने ऋषि कहते हैं जिनको, दयानंद जी हैं, इन्होंने ये आर्य समाज बनाया था, इधर ये ब्रह्म समाज था। तो इनके ऊपर भी थोड़ा अंग्रेजित्व जिसको कहें, उसका प्रभाव था प्रभाव। हाँ जी। ये घटना है 1829-30 के लगभग की बात है। इसमें रसिया में, रूस में एक औरत कहें, एक मतलब लड़की थी। वैसे तो शुरू में तो उसकी लड़की की ही बात कर ले। एक ऐसी लड़की हुई थी जिसका नाम था हेलेना। जो हेलेना थी, बड़ी सुंदर सी लड़की थी। उसका थोड़ा सा ये रहता था कि मैं कुछ अध्यात्म का, क्रिश्चियनिटी का, केवल ईसाई का नहीं बल्कि दूसरे जो धर्म है उनकी स्टडी करूं, और साथ साथ घूमने का बड़ा था उसका। उसके पिताजी कर्नल उसमें थे, फौज में, तो बड़ा चाहते थे। तो उसकी तरफ से वो पूरा कोऑपरेट करते थे उसको। जैसे हमारे यहाँ साधु सन्यासी हुए हैं, हाँ घुमक्कड़, हाँ जी, गुमांतु बोलते हैं। हाँ जी। तो जैसे फॉरेन में भी ऐसे रहे हैं? हाँ जी, खूब। फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा जी। ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ हेलेना, ये तो कम से कम दर्जनों देशों में ऐसे ही घूमी है, केवल उसके लिए, स्टडी के लिए। हाँ जी। क्या बात। तो ये जो हेलेना थी 1831 में तो जन्मी थी। ये इसका बिल्कुल बचपन का चित्र तो मैंने नहीं देखा, पर मैं जिन दिनों पढ़ता था तो एक पत्रिका में इसका चित्र आया, और इसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल विवेकानंद जैसी। इसके होठ यदि मैं ऐसे कर लूँ ना, सारा चेहरा, इसके बाल, तो ऐसा लगता है कि विवेकानंद बैठा है। विवेकानंद जैसा, मतलब सारा चेहरा इतना सुंदर,
जैसे बंगाल की आंखें, बंगाल हमारे, क्योंकि विवेकानंद बंगाल के थे, तो कितनी सुंदर सुंदर सी आंखें। पर ये थोड़ा सा ये था कि इसकी आंखों में रसियन जो होते हैं ना, वो थोड़ा भूरापन और ये सब वो था विवेकानंद से अलग, वरना तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था, बड़ा सुंदर चेहरा। मैं कई बार लाइब्रेरी में जाकर और देखा करता था कि वाकई यार कमाल है, इतना कोई हो सकता है ऐसा मिलता जुलता। तो देखो, विवेकानंद जो थे वो भारतीय कल्चर को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, बिल्कुल। और उनके अच्छे विचार, मतलब उसका थोड़ा सा समन्वय स्थापित करना चाहते थे। ऐसा ही ये भी थी, ये घूमा करती थी इधर उधर, और इसने एक बार ये जिस आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की, ये सोसाइटी असल में अमेरिका के जो न्यूयॉर्क है उसमें स्थापित हुई थी। अच्छा। और ये तो मात्र उसकी उपाध्यक्ष कहे या बस जाकर वो बनी थी। पर्पज क्या था उसका? उसका ये पर्पज था कि धर्म जो हैं जितने भी संसार में, इनमें जो कर्मकांड है उसको छोड़ दो, और उसका जो फिलोसफिकल पॉइंट है, अच्छा। उसकी जो साइड है, ऐसा प्रचार प्रसार करो कि आपस में कोई लड़े ना, सब धर्म एक जैसे हैं। ऐसा एक बीच का एक अच्छा सा सिद्धांत निकालो। क्या बात। वो जो न्यूयॉर्क में थे कर्नल, उन्होंने ये स्थापित किया था, सोचा था, तो इसको बड़ा अच्छा लगा, और ये फिर ये उसके साथ जुड़ गई। एक किस्म से कहना चाहिए वो तो चले गए कॉन्सेप्ट देकर, पर ये सारे का सारा काम इन्होंने किया। न्यूयॉर्क में स्थापित किया, उसके बाद इंग्लैंड, रसिया, और इधर फ्रांस, और फिर यहाँ भारत में भी आई। उस टाइम हमारे धर्म का फॉरेन में कैसा इम्प्रेशन था? क्या बहुत प्रभाव था? बुरा था, बहुत बुरा। क्योंकि ना भारत को तो मंदारियों का देश, ऐसा ऐसी मतलब ऐसी चीज, क्योंकि ना वो एक षड्यंत्र भी था, ब्रिटिश लोगों ने फैलाया हुआ, दूसरे लोगों ने। मैं तो ये बात सोचता हूँ कि जब शोपेनहावर जैसे लोग यहाँ से उपनिषदों का अर्थ ट्रांसलेशन करके जर्मन में, पहले उर्दू में, फारसी में, उसका फिर जर्मन में, और फिर अंग्रेज उसमें क्या नाम उसका, इंग्लिश में, और उसको पढ़कर वो नाच रहे हैं, तो जिनके पास इतनी बड़ी धरोहर है, क्या वो देश केवल मंदारियों का है? ये सारे का सारा ना कॉन्सेप्ट, ये नैरेटिव घड़ा हुआ था ताकि एक ऐसी छवि, ऐसी छवि बन जाए कि आपके पूर्वजों ने तो कुछ किया ही नहीं था। हाँ, तो ब्लाट, ये जो वो था हेलेना नाम तो उसका हेलेना था, पर जब ये जवान हो गई थी ना, 16-17 साल की, 16 साल की ही हुई थी, तो इसके पिता ने इसकी शादी कर दी थी। उसका नाम था ब्लावाट्स्की, जिसके साथ शादी की। पर ये ना उसकी बड़ी उम्र थी, और ये बहुत सुंदर, और अध्यात्म में इसकी रुचि थी, तो इसके साथ बनी नहीं, और इसने उसको छोड़ दिया। पर छोड़ने के बाद भी हेलेना ब्लावाट्स्की जो नाम था ना, इसके साथ जुड़ गया था, वो चलता रहा। इसने कभी भी नहीं छोड़ा वो नाम। अच्छा, वो नाम चलता रहा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सन्यासिनी जैसी हो गई, अमेरिका चली गई, फिर इधर उधर घूमी, परंतु नाम अपना वही रखा। बल्कि हेलेना गुम हो गया नाम, और ब्लावाट्स्की इसका नाम चलता रहा। अब भी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक के रूप में किसी का नाम आता है, तो वो हेलेना ब्लावाट्स्की नहीं बोलते, बस खाली ब्लावाट्स्की बोलते हैं। एक्चुअली बड़े लोगों का ना नाम में रुचि नहीं रहती ज़्यादा। हाँ, ये तो अपनी उपलब्धियों के बारे में बस ज़्यादा वो रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जगह जगह घूमी, तो किसी ने बोला था वहाँ पे, वैसे तो ये ईसाईत्व का और कन्फ्यूशियस और ग्रीक कल्चर, उनमें से कुछ पॉइंट्स उठाकर उनको जोड़ने की कोशिश कर रही थी, प्रवचन देती थी, पर किसी ने बताया कि भारत में सबसे अधिक अध्यात्म है, तो इस आकर्षण से वो भारत आई। अच्छा। और इसने मुंबई, ऐसे लोग भी थे जो भारत के बारे में ऐसा भी सोचते थे। हाँ, सोचते परसेंटेज कम होगी बहुत, बिल्कुल, गिने चुने लोग थे। और ये यहाँ मुंबई में इसने ये स्थापित किया,
थियोसॉफिकल सोसाइटी। पर कुछ दिन रही और ये फिर चली गई। फिर दोबारा इसकी जर्नी हुई और ये काशी में आई, और काशी में एक आश्रम जैसा बनवाया अच्छा। अपने लोगों से, और फिर वहाँ पे उपनिषदों को पढ़ा और उनकी चर्चाएं की। इसको लगा कि वाकई उपनिषद जैसा, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि भारत जैसा देश कोई नहीं है, इसीलिए जो मैं काम करना चाहती हूँ वो यहाँ से उस काम के ऊर्जा देने का स्रोत रहेगा, क्या एनर्जी उस काम को यहाँ से मिलेगी। सर्वोच्च मान लिया, सर्वोच्च मान लिया। पर चली गई, फिर दोबारा फिर 4 बार कहते हैं ये आई है यहाँ, अलग अलग थोड़े थोड़े उसके लिए। और ये मद्रास के पास उन दिनों, जिसको हम आज वो बोलते हैं, पहले उन दिनों तो मद्रास बोलते थे, तो इसके साथ ही एक अडियार करके यहाँ पे उन्होंने आश्रम वो शिफ्ट कर लिया, ये जो मुंबई में था। आश्रम तो क्या, मुंबई में तो केवल थोड़ी सी जगह थी, पर इनका मेन वहाँ हो गया अडियार। तब तक तो ये लोग भी आ गए थे, एनी बेसेंट जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ करती थी, इनका इंटरेस्ट हो गया था, इसके साथ मिल गई थी, और गांधी और ये सब लोग। पर ब्लावाट्स्की, इसका नाम भी कुछ क्योंकि रशियन जैसा है ना, इतनी अध्यात्म में इतनी डूबी हुई थी, वो तो संत जैसी थी बिल्कुल। उपनिषदों को पढ़ा, उनके अर्थों को पढ़ा, और उसके दिमाग में एक बात आई कि एक लोगो भी होना चाहिए हमारा थियोसॉफिकल का, और उसने भारत का ओम लिया, ईसाई का वो क्रॉस लिया। अच्छा। ऐसे अलग 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 धर्मों के वो एक डिज़ाइन बनाया खुद, उसके ऊपर गोल चक्कर के ऊपर एक सांप ऐसे करके रखा, और उनके अर्थ बताए फिर कि जो ओम है वो अल्टीमेट जो सत्ता है, वो सबसे ऊपर रखा उन्होंने। अल्टीमेट जो सत्ता है उसके जो, हाँ, उसके जो 3 रूप हैं अ उ म के, उनका कार्य, वो सारी की सारी ना उस लोगों के नीचे जो इन्होंने ग्रंथ लिखा उसकी व्याख्याएं फिर दी, जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। इनका ये मानना था, अंग्रेजी में ज़्यादा इन्होंने, क्योंकि बाहर की ही थी, लिखा है। इनका ये मानना था कि जो धर्मों की जब तक रिचुअलिटी को हम उभारेंगे तब लड़ाइयाँ होती रहेंगी। जब उनके फिलोसफिकल पॉइंट को उन्होंने जो फिर समन्वय बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, वो जो तो एक स्पिरिचुअलिटी है उसी को ही मतलब ऊपर लेकर आना चाहिए। कर्म कांड की बजाय, रिचुअलिटी की बजाय स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो, आप उसको लेकर अपने करो। हाँ जी, और इन्होंने इतना काम किया, तो एक ऐसा थियोसॉफिकल समाज बनाया पूरे उसमें। तो उसमें शुरुआत में न्यूयॉर्क में जब था तो इसके प्रवचन चलते थे, इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि ये जो थे ना अपने थॉमस एडिसन, जिन्होंने ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड किया, तो ये भी एक सदस्य बने। 16 सदस्य बने थे शुरुआत में, तो ये भी एक सदस्य बने, और इनके प्रवचनों का, जैसे केशव हमारे बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे उन्होंने अपनी रुचि से ग्रामोफोन में और ये चलाना शुरू कर दिया। इतनी ख्याति हुई, मतलब ये डॉक्यूमेंट है कि भाई अध्यात्म पक्ष को इस तरीके से फैलाने का काम जिसने ग्रामोफोन का शोध किया, उसने अपने ग्रामोफोन के माध्यम से उसको फैलाया भी। क्या दूसरी चीज़ें तो चलती भी थी, पर साथ साथ में ये भी चलता था। और ये बड़ा मतलब अच्छा वो है पॉजिटिव कि थॉमस ने ये काम किया। और जब ये फैला तो यूरोप तक भी गया, अमेरिका से निकलकर, और फिर यहाँ भी उसकी वो चीज़ें आई। फिर तो एनी बेसेंट आई, उसकी बात हमने, फिर कृष्णमूर्ति आए, इनकी भी बात करी थी हमने एक एपिसोड में कि इन्होंने फिर ये काशी में और अडियार में ऐसे स्कूल भी बनवाए। वैसे ये तो जल्दी ऑफ हो गई थी। ये तो 1800 मुंबई में जैसे 1879 में उन्होंने स्थापित किया, 1873 या 79 कुछ ऐसा है, और फिर वहाँ शिफ्ट कर दिया था अडियार में। और फिर ये तो उसमें चली गई थी अपने
समथिंग 26 में आता है या क्या आता है वो याद नहीं मुझे, 1928 में या 1926 में ये ऑफ हो गई थी। परंतु उन दिनों जो एनी बेसेंट थी उन्होंने पद संभाल लिया था, और फिर तो ये कृष्ण जयमूर्ति भी आ गए थे। तो उपनिषदों को समझने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनका जो उपनिषदों का जो लिखावट है, उनका जो अंदर का अध्यात्म का एक ऐसी फिलॉसफी है, इतनी सरल और इतनी रोचक है कि जितने भी लोग आधुनिक समय में विद्वान हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण रहा है उसकी तरफ, उन्होंने काम किया है। तो एक ऐसी सोसाइटी जिसकी आप बात ये सोसाइटी थी, हाँ जी, हाँ जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसकी चर्चा और भी जो बाकी सोसाइटी है, हाँ हाँ जी, विचारधाराएं समझो, हाँ जी, हाँ जी, विचारधारा है जी जी बिल्कुल, इनकी चर्चा आगे भी चलती रहेगी जी। ये एपिसोड यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।